बिहार में अगर आप एसडीएम बनने की सोच रहे हैं, डीएसपी बनने की सोच रहे हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कमांडर ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं, सीडीपीओ ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं, या एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्साइज ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे आपको पता होना चाहिए कि एक एग्जाम ऐसा होता है जिसके माध्यम से आप कई अलग अलग सर्विसेज में जा सकते हैं, और वो है बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस एग्जाम के माध्यम से आप कई सारे सर्विसेज में जा सकते हैं। बस आपके पास उस टाइप की डिग्री होनी चाहिए, उस टाइप से आपकी एज होनी चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी है जो होनी चाहिए। तो मान लेते हैं आप हर सर्विस के लिए एलिजिबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम के कितने स्टेज हैं। मतलब ये है कि आपको हर एक स्टेप को एक साथ क्लियर करना है, लगातार क्लियर करना है। बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपको इन 3 स्टेज से गुजरना होगा। सबसे पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस एग्जाम जिसे बोलते हैं, और तीसरा होता है इंटरव्यू जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ये तीनों ही एग्जाम आपको एक साथ क्लियर करना होता है। पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, प्रीलिम्स में पास होना है, सेलेक्ट होना है। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा, मेंस एग्जाम में सेलेक्ट होना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होंगे, तब फाइनल रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट में आपका नाम होगा, तब फाइनली आप पास माने जाएंगे। और ये आपको लगातार करना है। मतलब ये है कि अगर आप अभी 2024 में प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स में सेलेक्ट होते हैं, तो 2024 में आपको मेंस देना है। मतलब कि यही एग्जाम का जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में भी आपको सेलेक्ट होना है। तब जाकर के आप 2024 में लगातार जो एग्जाम चल रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सेलेक्ट माने जाएंगे। कहीं पर भी आप ये मत सोचना कि 2024 में आप प्रीलिम्स दिए, सिलेक्ट हुए, लेकिन मेंस एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुए, तो 2025 में जो नोटिफिकेशन आएगा तो आप मेंस एग्जाम से स्टार्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी स्टेप में अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आप फेल माने जाते हैं। आपको वापस स्टार्ट से सब कुछ करना होता है, सारा प्रोसेस स्टार्ट से हो जाता है। अगर आप मेंस में फेल होते हैं तो आपको फिर से अगले साल प्रीलिम्स देना होगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको फिर से प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर इंटरव्यू। तो यहाँ पर प्रोसेस है कि कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो वापस आपको स्टार्ट से सिलेक्ट होने के प्रोसेस को अपनाना है। वही प्रोसेस है। अब मान लेते हैं कि प्रीलिम्स में आप सिलेक्ट होते हैं, तो प्रीलिम्स के नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स के नंबर केवल इसलिए है ताकि आप पास हो, सेलेक्ट हो मेंस एग्जाम देने के लिए। उसके अलावा इसके नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। मेंस एग्जाम में जो नंबर मिलेंगे आपको, उसके नंबर, और उसके अलावा यहाँ पर आप समझ सकते हैं इंटरव्यू में जो नंबर मिलेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ करके फाइनल रिजल्ट आपका रेडी होता है, और इस रिजल्ट के माध्यम से आपकी रैंक डिसाइड होती है, आपको सर्विसेज मिलती हैं। तो मतलब असली कारीगरी दिखाना है, मेहनत दिखाना है, वो आपको दिखाना है मेंस और इंटरव्यू में। प्रीलिम्स में तो केवल सिलेक्ट होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स इजी होता है। प्रीलिम्स निकालना भी मुश्किल पड़ता है, और दिनों दिन मतलब जैसे जैसे समय गुजर रहा है, बीपीएससी का भी प्रीलिम्स कठिन हो रहा है। एक टाइम था कि बीपीएससी का प्रीलिम्स काफी इजी हुआ करता था, और जनरली थोड़ा बहुत पढ़ करके, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करके लोग सिलेक्ट हो जाते थे। बट अब धीरे धीरे करके इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बदल गया है, और इसके साथ ही पहले बीपीएससी में नेगेटिव मार्क नहीं होता था, अब बीपीएससी में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्क हो गया। नेगेटिव मार्क्स क्या होते हैं? नेगेटिव मार्क्स ये होता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आपको 2 नंबर मिला हुआ है, और आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत होता है, तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 नंबर जो मिला हुआ है इसका काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वार्निंग दी जाती है कि जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन ऐसे मत अटेंड करिए जहां पर आपके आंसर गलत हो जाए। जितने ज्यादा सही होंगे, नेगेटिव मार्क के माध्यम से आपके नंबर नहीं कटेंगे और आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ पर हमने प्रोसेस के बारे में बात किया। अब हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में किस टाइप के एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है। सबसे पहले मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीलिम्स में यहाँ पर बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव में एक ही पेपर होता है, और दूसरी चीज है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे।
और नेक्स्ट चीज ये है कि इसमें आपको केवल 2 घंटे ही दिए जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर 150 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम दिया गया है, निगेटिव मार्क्स भी हैं और एक ही शिफ्ट है, एक ही बार में आपको एग्जाम देना है। अब जैसा भी आपका एग्जाम जाए इसी से आपका सिलेक्शन होना है। अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं कि आपको डीप एक एक शब्द बता दिया गया हो कि यहाँ से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, सब्जेक्ट बता दिया गया है आपको क्लियरली कि आपको इस सब्जेक्ट से कुछ ये चीजें पढ़नी है, बाकी इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को मैं हिंट करूंगी जो आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आना चाहिए, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर है वो आपको आना चाहिए। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पता हो। इंडिया की हिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये पता हो। इसके अलावा बिहार की अपनी हिस्ट्री भी है, तो बिहार की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पर बिहार का एंशियंट रहेगा, बिहार का मिडाइवल रहेगा और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सामान्य भूगोल, जनरल जो जियोग्राफी है वो पता हो, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, ये इनके बारे में पता हो। मतलब ये है कि आपको इंडिया की जियोग्राफी पता हो और बिहार का जियोग्राफी पता हो। यहाँ जनरली बोल दिया गया है लेकिन जनरली में सब कुछ आता है। आपको जलवायु के बारे में पता हो, नदियों के बारे में पता हो, पहाड़ों के बारे में पता हो, किस तरीके से यहाँ पर मौसम चेंज होते हैं, इन सभी के बारे में पता हो, यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में पता हो, भारत के क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल, ये सब कुछ सामान्य भूगोल या जनरल जियोग्राफी में आता है। इसके बाद है भारत की राज व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। शॉर्ट में बोल दिया गया है भारत की राज व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, जबकि भारत की राज व्यवस्था मतलब कि इंडिया के पॉलिटी के बारे में जब जानने बैठेंगे तो आपको संसद के बारे में जानना है, आपको राज्यपाल, राष्ट्रपति, आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पंचायती राज, इसके बाद संसद के जितने सदस्य हैं उनको क्या पावर्स मिले हैं, विधानसभा के पावर्स के बारे में, विधानसभा के बारे में, उनके सदस्यों के बारे में, सभी के बारे में पता हो। इसके अलावा आपने यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके बारे में भी पता हो। तो ये सब कुछ आपको भारत की राज व्यवस्था में पढ़ना है और ऐसा ही बिहार के बारे में है। तो फिलहाल यहाँ पर जो मैं राज व्यवस्था के बारे में बात कही हूँ तो इसी में स्टेट लेवल का भी आ जाता है एंड अपने नेशनल लेवल का भी आ जाता है। बात आती है इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक में जनरली आपको इकोनॉमिक क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक की क्या व्यवस्था है, बजट क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, आरबीआई कैसे काम करती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और केवल इंडिया की इकोनॉमिक नहीं बल्कि आपके बिहार की इकोनॉमिक के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो बोल देगा कि बिहार की इकोनॉमिक के बारे में पता हो और ये नहीं बताएगा कि कौन से टॉपिक हो। तो ये जैसे कि बजट है, बिहार का अपना बजट होगा, भारत का अपना बजट है, इन दोनों बजट को आपको पढ़ना है। इसके बाद है आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। अभी हमने बात किया कि आपको इंडिया की इकोनॉमी के साथ साथ बिहार की इकोनॉमी के बारे में पता हो, तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड जितनी सारी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं में किसने क्या काम किया, किस तरीके से अपना योगदान दिया है, ये तो पता होना ही चाहिए। साथ में क्योंकि यहाँ पर हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड बिहार के कितने लोगों ने, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, जिनके वजह से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो उनके योगदान के बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर एक ही पेपर होना है तो यहाँ पर आपके कुछ कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सवाल रहेंगे, कुछ मैथमेटिक्स, कुछ रीजनिंग से रिलेटेड सवाल रहेंगे, ताकि आपके मैथमेटिक्स, आपकी रीजनिंग से रिलेटेड ये नॉर्मल चीजें आपकी जांची जा सके। और आपको बहुत अच्छे से और भी चीजें समझनी है तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, आराम से पढ़िए, फ्री होकर पढ़िए। फिलहाल वो स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी के बारे में अभी सोच रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली है। आप सिलेबस देखिए, आप पुराने साल के आप क्वेश्चन पेपर देखिए और अगर आपका नॉलेज कहता है कि उनमें से आप 10 सवाल सॉल्व कर सकते हैं, 12 सवाल सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व भी करिए।
लेकिन सबसे पहले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप फाइनली ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये एग्जाम देना है या नहीं। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो दूसरी चीज ये कि आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में ये भी कह दिया गया है कि अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी एसटी से हैं, तो कितने परसेंटेज कम से कम आपको लाने ही होंगे। तब जाकर के आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा या आपके नंबर को चढ़ाया जाएगा या आपको पास माना जाएगा। देखिए, पास होना अलग है और कट ऑफ क्लियर करना अलग होता है। यहाँ पर ये चीज भी समझिए। बीपीएससी में कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पर सबसे पहले आपको पास होना होता है, उसके बाद आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, और कट ऑफ जब रिजल्ट रेडी होता है तब रेडी होता है कट ऑफ। लेकिन पास होने के लिए यहाँ पर बता दिया गया है, जैसे कि कहा गया है कि अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में कम से कम 40% नंबर लाना होगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 36.5% नंबर लाना होगा, और अगर आप उससे भी ज्यादा पिछड़े वर्ग में आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपको 34% नंबर लाना होगा। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं और अगर आप वुमेन हैं या दिव्यांग है, पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं, तो आपको कम से कम 32% प्रीलिम्स में नंबर लाना है, तभी आप पास माने जाएंगे, वरना आप पास नहीं माने जाएंगे। अगर आप इतना नंबर ला देते हैं तो आप पास होते हैं। अब उसके बाद जब रिजल्ट रेडी होता है तब कट ऑफ रेडी होता है, और ये कट ऑफ फिर यहाँ पर जो कट ऑफ रेडी हुआ है तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोग हैं जो उस कट ऑफ को क्लियर कर चुके हैं, और कट ऑफ से जो लोग नीचे रहते हैं उनको फेल कर दिया जाता है, या यूं कह सकते हो कि सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए, पास होना अलग बात है, सिलेक्ट होना अलग बात है। यहाँ पर अगर आप एग्जाम देते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, उतने परसेंट आप ला देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप पास हैं, लेकिन आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे, पास होना अलग बात है, कट ऑफ क्लियर करना अलग बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पास तो होते हैं बट कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते।